आज की कहानी है गीता श्री की एकांत। सुनिए वैदेही के स्वर में। वे पर्चियां नहीं, जिंदगी की अर्जियां थीं जिन्हें उसके मर्मांतक एकांत ने लिखा था। रेचल जब कमरे में घुसी तो जिंदगी की अर्जियों से जा टकराई। उसे अंदाजा न था कि 3 महीने से बंद कमरा किसी स्त्री की एकांत जिंदगी की अर्जियों से इस कदर भरा होगा। 25 साल की एक लड़की सहमी दबी सी उस एकांत में दुनिया के नाम, प्रेमी के नाम, समाज के नाम, माँ बाप के नाम और जिंदगी के नाम, दुनिया के सबसे छोटे छोटे खत लिख रही थी। सारे खत अनपढ़े थे, शायद पढ़ने के लिए लिखे ही नहीं गए थे। वे खत नहीं, करुण चीत्कार से भरे बवंडर थे। घर वाले दरवाजे खटखटा खटखटा कर हार गए। नहीं खोला तो नहीं खोला। कब चुपके से किचन से थाली उठा लेती और जीने लायक रोटी खाकर बचा हुआ खाना थाली समेत वहीं धर देती। किसी को पता नहीं चलता। वह जीना चाहती थी, इसीलिए खाती थी। उसे तो तब पता चला जब एक अजनबी अमेरिकन लड़की रेचल ने बताया कि 3 महीने से वह कमरे में कैद है। रेचल के लिए कैसे दरवाज़ा खोल दिया, उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। 3 महीने से कोई पुकार उसे सुनाई नहीं दी। रेचल ने आंखों ही आंखों में कमरे का मुआयना किया। दोनों अजनबी थे एक दूसरे से। रेचल की निगाहें जहाँ फटी हुई थीं, शाल्वी की निगाहें सपाट बंजर की तरह उसे डरा रही थीं। शाल्वी चुपचाप पलंग पर जाकर बैठ गई। रेचल थोड़ी देर ठिठकी रही। उसे एक पल को समझ नहीं आया कि बात कैसे शुरू करे, क्या कहे। वह पहला वाक्य बुनती रही भीतर। परिचय तो पहले ही दे चुकी थी। दरवाजा खटखटाते हुए आधा घंटा लगा। रेचल का गला सूख गया बोलते बोलते। क्या क्या नहीं कहा। अपने स्त्री होने का हवाला दिया, साथ होने का वादा किया, साथ कहीं दूर निकल जाने का भरोसा दिया, समाज से लड़ने का हौसला दिया, जिंदगी की दुहाई दी, उसे अपनी अस्मिता की याद दिलाई। सब बेअसर। अंत में वह बोल गई जो उसे नहीं बोलना था। यही सोचकर आई थी कि आशीष का नाम नहीं लेगी। उसे अनुमान था कि आशीष के नाम से भड़क सकती है, कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। रेचल बोल गई, मेरे लिए न सही, आशीष के लिए दरवाज़ा तो खोल दो। उसने खत भेजा है तुम्हारे नाम। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मैं उसकी माफ़ी लेकर आई हूँ। उसको माफ़ कर दो। खत पढ़ लो, मैं लौट जाऊंगी। एक बार मिल लो, बात करो मुझसे। मैं मेहमान हूँ तुम्हारी शाल्वी, प्लीज़। आशीष तुमसे शादी करना चाहता है। उसने तुम्हें अमेरिका बुलाया है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। भड़ाक से शाल्वी ने अनुत्साहित ढंग से दरवाज़ा खोला, जैसे इस वाक्य का कोई उत्साहजनक असर न हुआ हो। रेचल के साथ खड़ी शाल्वी को देख माँ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शाल्वी एक अजनबी लड़की के आग्रह पर दरवाज़ा खोल देगी। आशीष का नाम उस दरवाजे के लिए पासवर्ड साबित हुआ था। रेचल ने तो अपनी तरफ से अंतिम अस्त्र छोड़ा था। उसे लग रहा था कि खाली हाथ लौटना पड़ेगा, लेकिन दरवाज़ा खुल गया था और अंदर गुफा की यात्रा के लिए रेचल तैयार न थी। रेचल जब जनकपुरी की उस तंग गली में घुसी तो अंदाजा नहीं था कि भारत का उच्च मध्य वर्ग अभी भी तंग गलियों में बसता है। वह तो गुड़गांव की ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर आश्वस्त थी कि तंग गलियों से निकलकर लोग यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे। शाल्वी के घर का पता छोटे से कागज पर लिखकर साथ लेकर गली में घुसी थी। अपने साथ आए पुरुष मित्र को उसने गली के मोड़ पर ही रोक दिया। पहली बार उसे साथ लेकर जाना ठीक नहीं लगा। पुरुष मित्र रोहन वहीं चाय के ठिए पर बैठ गया। रेचल गली में घुसती चली गई। एक आध छोटी दुकानें खुली हुई थीं, उनमें कहीं कोई स्त्री बैठी दिखी तो कोई अधेड़। उसने कागज पर हिंदी में लिखा पता दिखाया।
दुकान पर बैठी थुलथुली औरत ने हाथ के इशारे से बताया कि 100 मीटर आगे जाकर दाईं ओर मुड़ जाएं, फिर वहां किसी से पूछ लें। दोपहर में गली थोड़ी खाली खाली थी। रिक्शे, साइकिल की आवाजाही थी, मगर भीड़ भड़क्का कम था। रेचल गली के अंदर धंसती चली जा रही थी। भारतीय बसंत इतना सूना और मटमैला होता है, रेचल पहली बार देख रही थी। इसके पहले वह भारत एक बार आई थी, फरवरी में। सीधे गुवाहाटी गई, वहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का लाइव डेमो देकर वापस न्यूयॉर्क लौट गई थी। दिल्ली भी ठीक से नहीं घूम पाई। फैब इंडिया से 2-4 कुर्ते लेकर ही भारत यात्रा संपन्न हो गई थी। भारत उसके भीतर धंसा था कि फिर आएगी ज़रूर। उसे पता नहीं था कि दोबारा आएगी तो इस तरह कि जैसे जिंदगी की तलाश में निकली हो। जनकपुर की उस तंग गली में जहां मकान एक दूसरे से गुथे हुए थे, रेचल को लगा उसकी सांसें घुट रही हैं गुत्थम गुत्थम मकानों को देखकर। एक दूसरे पर चढ़ आने को आतुर मकान, कैसे इनके भीतर जिंदा रहते होंगे लोग। ऐसे मकानों को बदलते मौसमों का पता कैसे चलता होगा। बसंत तो पेड़ों पर दिखता है, वेनिस के घरों की खिड़कियों पर लदे सदाबहार फूलों की तरह। सोचते सोचते उसे अपना घर याद आया। न्यूयॉर्क से 1 घंटे की दूरी पर लॉन्ग आइलैंड में बनी कोठियां कितनी रमणीक लगती हैं। घर के आगे पीछे घास के बड़े मैदान और पेड़ पौधों की कतारें। पीछे के जंगल से हिरन और खरगोश कभी भी अदृश्य इच्छाओं की तरह कुलाचे भरते चले आते हैं और लोप भी हो जाते हैं। ऐसे घर को छोड़कर कभी मैनहट्टन के अपार्टमेंट में जाने का मन न हुआ। रोज ट्रेन से यात्रा करके न्यूयॉर्क स्थित दफ्तर आना मंजूर था, मगर मकान पर सवार मकान बिल्कुल नहीं पसंद। जनकपुरी की गली में रहने वाले शाल्वी के परिवार पर उसे हैरानी हो रही थी। आशीष ने बताया था कि शाल्वी के पिता साउथ कोरिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का व्यवसाय करते हैं। सिर्फ माँ और बेटी दिल्ली में हैं। शाल्वी ने भी देहरादून में पढ़ाई की थी। इतना संपन्न परिवार क्यों इस गली में रहेगा, यह सोचकर चकित हो रही थी। गली के मोड़ से जैसे ही मुड़ी, हरे पीले रंग का 2 मंजिला मकान दिखाई देने लगा। तेजी से कदम बढ़ाए। मकान का बरामदा गली की सड़क से मिला हुआ था। छोटा गेट था, भीतर से बंद। उसने गेट अंदर हाथ बढ़ाकर खोल लिया। खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी। सामने दरवाजा था, वुडन कलर का, नक्काशीदार। बाहर नेम प्लेट पर लिखा था, श्री शाल्व प्रसाद वर्मा, सुधा वर्मा और शाल्वी। समझ गई कि सही पते पर पहुंच गई है। बहुत साहस जुटाकर बेल बजाई। कुछ देर तक पहले बरामदे की खिड़की से कोई झांका। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर बेल बजाई। दरवाजा खुला। एक अधेड़ पुरुष और उनके पीछे एक अधेड़ औरत, जिनके चेहरे पर वीरानी छाई हुई थी। उन्हें देखकर उसे उजाड़ का बोध हुआ। ड्राइंग रूम में सजावट अच्छी थी, लेकिन सब प्राणहीन लग रहे थे, जैसे किसी ने मुद्दतों से उन्हें छुआ न हो। रेचल को देखकर दोनों थोड़े असहज हो उठे। रेचल ने आपदा प्रबंधन का कौशल दिखाते हुए उन्हें अपनी बातों से सहज कर दिया। हिंदी मिक्स अंग्रेजी में वह काफ़ी दक्ष थी, लेकिन उसके होश उड़ गए जब पता चला कि जिसकी खोज में यहाँ तक आई है वो पिछले 3 महीने से एक कमरे में कैद है और अपने घर वालों से भी बात नहीं की। बाहरी दुनिया से खुद को पूरी तरह काट लिया है। रेचल हतप्रभ थी। उसे यहाँ तक आने से पहले ऐसा अंदेशा नहीं था। उसकी कल्पना से परे था कि कोई लड़की खुद को कमरे में इस तरह कैद कर ले। वह व्यग्र हो उठी। अधेड़ दंपति ने बहुत रोका, पर वो न मानी। उसने आश्वस्त किया कि एक बार उसे मौका देकर देखें, हो सकता है हालात सामान्य हो जाएं। पिता बोले, पहले जैसी तो नहीं हो पाएगी ना। माँ बोली, हमारी इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। रेचल हैरान थी।
लेकिन भारतीय समाज की मानसिकता से अनभिज्ञ नहीं थी। इतना तो अध्ययन उसने कर ही लिया था कि किसी भी स्थिति को हैंडल कर सके। वह कमरे के अंदर बंद शाल्वी से बात करना चाहती थी। उसके पूर्व भगोड़े प्रेमी का पत्र उसको पढ़वाना चाहती थी। उसे अंधेरे से बाहर लाना चाहती थी। क्या सोच कर आई थी, कैसे हालात का सामना करना पड़ गया। रेचल उस छोटे से कमरे के बाहर खड़ी होकर देर तक गुहार करती रही। गहरे सदमे में डूबे अधेड़ दंपत्ति को उसने ड्राइंग रूम में ही रोक दिया। इतना सब कुछ करने के लिए रेचल को कितने पापड़ बेलने पड़े वही जानती है। किसी अजनबी विदेशी लड़की पर भरोसा इतना आसान कहाँ, वो भी हादसे वाले घर में। विश्वास बहाली जल्दी संभव नहीं होती। रेचल ने अपना पहचान पत्र सामने रखा, आशीष का मैसेज दिखाया, पत्र दिखाया, अपना पासपोर्ट वीज़ा सब, और अंत में अपनी चाहत भी बताई। चाहत ने ही अधेड़ दंपत्ति को थोड़ा आश्वस्त किया। रेचल ने आशीष को अमेरिका फ़ोन लगाया और वस्तु स्थिति बताकर फ़ोन शाल्वी की माँ को पकड़ा दिया। तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, जब उसे तेरे साथ की ज़रूरत थी तो उसे अकेला छोड़ गया। हमें ज़माने से नहीं तेरे से गिला है। कैसा प्रेम था तुम्हारा। उसकी देह से प्रेम करते थे कि उसकी आत्मा से। प्रेम क्या देह से होता है, मन कुछ नहीं होता। इतनी जल्दी कैसे मन हो गया तुम्हारा। मुझे तो सब कुछ बताती थी शाल्वी। उस रात तुम्ही ने उसे पार्टी के लिए दबाव बनाया। देर रात हुई तो तुम्हें छोड़ने आना चाहिए था। तुमने पिलाया मेरी बेटी को और दरिंदे के हवाले कर दिया। और अब पल्ला झाड़ गए। तुम्हें समाज की चिंता हो रही है और मुझे नहीं। हमारे ऊपर क्या बीत रही है तुम कल्पना कर सकते हो। मेरी बेटी का क्या कसूर था। वह जिंदा रही तुम्हारे लिए। सोचा कभी, हमारे लिए। हमारी इकलौती बेटी है, मर जाती तो हम कहाँ जाते। तुम दरिंदे से कम नहीं निकले। उसने तो जिंदा छोड़ दिया, तुमने जीते जी मार दिया। दोहरा सदमा। नन्ही सी जान नहीं झेल पा रही है, मर जाएगी एक दिन बंद बंद। तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी, देखना कायर कहीं के। शाल्वी के पिता दीवार से टिककर गम में डूबे थे। चश्मे के भीतर आंखें डूब चुकी होंगी। रेचल ने फोन उनके हाथ से ले लिया। वे एक तरफा विलाप किए जा रही थी, मानो लंबे समय से जमी हुई चुप्पी का विस्फोट हुआ हो। फोन पर आशीष गिड़गिड़ा रहा था, आंटी जी प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मुझे उस हालत में आप सबको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। शाल्वी से रेचल को मिलवा दीजिए। चलो कैच यू लेटर। रेचल ने फ़ोन कट कर दिया। वह बहस करने के बजाय समाधान ढूंढने में यकीन करने वाली लड़की थी। अभी जिस मिशन पर आई थी वह चंद्र मिशन से ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। जीसस से दुआ कर रही थी मन ही मन कि सब कुछ प्लानिंग के अनुसार हो कि मिशन सफल रहे। यह जिंदगी का पहला आपदा प्रबंधन था जिसमें वह फेल नहीं होना चाहती थी। वह सिर्फ जिंदगी ही नहीं, संबंधों के पुनर्वास का भी मामला था। फोन पर्स में रखकर वह दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। शाल्वी की माँ को रेचल किसी देवदूत की तरह लगी जो कलंक मुक्ति का संदेश लेकर उनके दरवाजे पर खड़ी थी। आशीष को फोन पर खूब कोसा, लेकिन मन ही मन आश्वस्ति जरूर हुई कि उनकी बेटी का जीवन बदल जाएगा। आशीष शादी के लिए तैयार हो गया है, यह बड़ी खबर थी सबके लिए। शाल्वी भी इसी गम में डूबी है, शायद सुनकर खुश हो जाए। शाल्वी की शादी के बारे में सोचकर मन ही मन बहुत राहत मिल रही थी। अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई कि शायद उनकी बेटी इस सदमे से उबर जाए, यह जगह छोड़ जाए, कमरे से बाहर निकले और दुनिया का सामना करे। कुछ भी करे, बस एक बार कमरे से बाहर निकले। वो उस भय से बाहर आना चाहते थे जिसने पिछले 3 महीने से उन्हें हलकान कर रखा था। हर पल वे इस भय में जीते थे कि पता नहीं कब क्या अनिष्ट घट जाए, पता नहीं लड़की क्या कर गुजरे।
पिछले 3 महीने से वे होश में नहीं थे। पिता कोरिया का व्यवसाय छोड़कर घर में कैद हो गए थे और माँ सिर्फ दूध की थैली लेने या सब्जी लेने ही बमुश्किल जा पाती थी। इतने में ही 100 बार मरती जब आते जाते लोग अजीब नजरों से घूरते या कोई औरत सवाल कर देती, आपकी बेटी के साथ ही हुआ है ना? दूध की थैली लिए वो सरपट भागती घर की ओर। घर आकर देर तक सुबकती रहती। बेटी के लिए दरवाजे तक जाकर जोर जोर से चिल्लाती, चल बाहर निकल, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। हमें नहीं रहना इस मोहल्ले में, हम नहीं रहेंगे यहाँ। हम पापा के साथ कोरिया चले जाएंगे, गुड़गांव शिफ्ट हो जाएंगे। तू निकल तो सही यहाँ से। भीतर से कोई आवाज नहीं आती। बेबस असहाय माँ के मुंह से फिर भद्दी गाली निकल जाती, मर ही जाती इससे अच्छा। जिंदा रहकर यही तमाशा करना था तो हम कब तक ऐसे जिएंगे? हमें किस बात की सजा दे रही है? अंदर से आवाज आती, महीन सी, प्लीज लीव मी अलोन। उसके बाद चुप्पी। माँ देर तक सुबकती रहती। विलाप का लंबा दौर चलता और पिता माथे पर हाथ रखे सोफे पर पसर जाते। जिंदगी सबके लिए एक सवाल बन गई थी। 3 लोगों की आहों और कराहों की भट्टी में तब्दील हो रहा था घर। पुश्तैनी मकान का मुंह बहुत बड़ा होता है। इस घटना के बाद से उन्हें लग रहा था कि सारे पुरखे मकान छोड़कर विदा हो गए हैं। उन्हें भी इस घर को छोड़ देना चाहिए। मकान से मोह मुक्त हो चुके थे। किसी अनजान नगर में बस जाना चाहते थे, जहाँ कोई 10 सवाल न पूछे, जहाँ निगाहें सजा याफ्ता मुजरिम की तरह न घूरें, जहाँ उनकी बेटी को मुंह न छिपाना पड़े, उसे बुर्का पहनाकर अदालत न ले जाना पड़े। मगर जाएं तो कैसे? अंदर कमरे में बंद शालवी तक उनकी आवाजें नहीं पहुंचती। बेटी बाहर निकलकर बात करे तो जाए कहीं। जब मन होता है अपने आप चुपके से निकलकर जरूरी सामान लेती है और फिर कमरे में खुद को कैद कर लेती है। दोनों धड़कते दिल से रेचल के पीछे खड़े हो गए थे और दरवाजा खुला। रेचल को लगा चंद्रयान के बाहर पूरा अंतरिक्ष अपने रहस्यों के साथ उपस्थित हो गया था। छोटे से कमरे में ग्रहों नक्षत्रों की तरह छोटी छोटी पर्चियां दीवारों में चिपकी हुई थीं। बंद कमरा गंधा रहा था। महीनों से धूप हवा नहीं पहुंच पाई हो तो वहां कैसा लगेगा? कमरे में घुटती हुई सांसों की गंध और गर्माई भरी हुई हो जैसे, जो छोड़ी तो गई मगर बाहर निकली नहीं। दीवारों पर चिपक कर रह गई हूँ नमी बनाती हुई। रेचल ने बात करने से पहले खिड़की खोली, पर्दा हटाया। सामने सटी हुई छत पर कोई युवा स्त्री आवाजाही कर रही थी। उसका ध्यान दूसरी तरफ था। रेचल को समझ में आया कि इस कमरे की खिड़की क्यों बंद रहती है। सटी हुई खिड़की छत पर जाने कितने लोगों की आवाजें आती होंगी। उनकी चहलकदमियां होंगी, फुसफुसाहटें होंगी। अपने निर्वासन में अकेली लड़की बाहर के दृश्यों और आवाजों से बेजार हो चुकी होगी। इस एकांत में क्या कर रही हो आप? मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं आपसे बात करने, किसी का मैसेज आपको देने के लिए बाध्य हूँ। रेचल हौले से मुस्कुराए। इट्स माई लाइफ, जैसे चाहूँ रहूँ। मेरे प्रतिरोध का तरीका यही है। आई अंडरस्टैंड। रेचल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी दुबली पतली सूखी हथेलियों को थामना चाहती थी। कई बार किसी के स्पर्श भी जान जाते हैं। देह गंध और दैहिक स्पर्श कई बार व्यक्तित्व के रहस्यों को खोलते हैं। वह छूना चाहती थी ताकि तुरंत आत्मीयता की नरमाई उसके भीतर रोप सके, लेकिन शाल्वी सख्त हो चली थी। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं। मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाऊंगी। शाल्वी ने दुबली बाहें उठाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम बात करो या ना करो, मैं किसी मकसद से आई हूँ। उसे पूरा किए बिना तो हिलूंगी भी नहीं। तुम चाहो तो धक्का दे सकती हो। रेचल मुस्कुराई। शाल्वी ने फिर मुंह फेर लिया। थोड़ी देर माहौल बोझिल रहा। मैं क्या बात करूं आपसे? अपने को खोज रही हूँ। जिंदगी के कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। शाल्वी उसकी तरफ मुड़ी। दोनों आंखें
बियाबान थी, गहरी धसी हुई थी। इस एकांत में निर्वासन में कुछ नहीं मिलेगा। रेचल ने बोलते बोलते दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। लंबी छरहरी रेचल ने गौर से उसे देखा। बहुत सुंदर गुलाबी होठों वाली लड़की मुरझा चुकी थी। रेचल ने दीवारों पर चिपकी हुई पर्चियों को पढ़ना शुरू किया। हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। पर्चियां दोनों भाषाओं में थी। आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट गिल्टी। मुझे क्यों गुनहगार समझा गया? आई एम सॉरी ममा, आई विल बी बैक सून। रेप में स्त्री आनंद नहीं लेती, समझे? मैं लौटूंगी। जिंदगी जिंदगी ईश्वरीय नेमत है। आई एम द बेस्ट। हर चौथी पांचवी पंक्ति पर इस बात का दोहराव था। जाने कितनी बातें, फरियादें, अर्जियां जिंदगी की अदालत में दाखिल हो रही थी। बेड पर कुछ पन्ने रखे थे, कुछ लिखा था उन पर। रेचल जितना पढ़ सकती थी पढ़ गई। सारी पर्चियां पढ़ने का धैर्य उसमें नहीं था और न ही समय। शाल्वी ने बेड की तरफ इशारा किया जहां डायरी के कुछ पन्ने दिखाई दे रहे थे। आप पढ़ सकती हैं। मैं फिर से वही सब दोहरा ना पाऊंगी। आपको जो जानना हो वहाँ सब लिख दिया है। मैं बोल ना पाऊंगी। एक पन्ने पर पूरी कहानी लिखी थी। दहशत का एक साया अक्सर आधी रात को अंधेरे कमरे में उतरता है और मेरी काया में प्रवेश करता है। कभी मुझे दबोच लेता है, मेरे गले पर कोई नुकीला हथियार रख देता है, अपने पंजे मेरी गर्दन में गड़ाता है और पैरों से मेरी दुबली पतली छोटी सी देह को लॉक कर देता है। साया कान में बुदबुदाता है, खबरदार, किसी को बताया तो तुम्हारी फिल्म बना रहा हूँ, किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा। बचना चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात मान जाओ। मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, नहीं तो देख लो, सामने नाला है, रोज लाशें मिलती हैं वहाँ। एक लावारिस लाश और सही, चेहरा बिगाड़ कर फेंक दूंगा। चुपचाप पड़ी रह। साया मुझ में अंधेरे की तरह उतरता चला जा रहा है। रगों का सारा उजाला बाहर छिटक कर आ गया है। मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ। मेरी सांसें घुट गई हैं। मुझे लगा मैं मर गई। साय ने मुझे झकझोरा। मैं हल्के होश में आई। ओह, मैं बच गई। साया चिंगाड़ा, करने दे मुझे, चुपचाप पड़ी रह। कर लो, निढाल होते हुए वो बुदबुदाई। नुकीली चीज चुभती रही गर्दन पर। हल्का जख्म लगा होगा। कुछ रिसाव सा महसूस हुआ गर्दन पर। मैं अचेत पड़ी रही। मैं उस वक्त मरना नहीं चाहती थी। जीने की इच्छा बलवती हो रही थी। मुझे लगा अगर मैं विरोध न करूं तो शायद बच जाऊं, नहीं तो मार देगा। हल्के अंधेरे में उसकी आंखें बनैले पशु की तरह चमक रही थीं। मैं जिंदा रहना चाहती थी ताकि इससे बदला ले सकूं। मैं जिंदा रहना चाहती थी कि मुझे आशीष से प्रेम था और मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। साय ने मुझे अचेतावस्था में गली के मोड़ पर लुढ़का दिया। मेरे मोबाइल का नंबर लिया। मैं लड़खड़ाती हुई उठी कि मोबाइल बज उठा। जब बुलाऊंगा आना पड़ेगा तुझे, समझी? नहीं तो देख लेना, खबरदार किसी को बताया। उसी साय का फोन था जो मेरी कैब का ड्राइवर था, जिसके साथ मैं पब से पार्टी करके देर रात लौट रही थी। वह नवंबर की शाम थी। सप्ताहांत में दफ्तर से ऊबे अघाए सभी दोस्तों ने तय किया कि पैसे पूल करके पार्टी होगी पब में। आशीष ने कैब बुलाई और मुझे घर रवाना किया। मैं वोदका के हल्के नशे में थी। रात भी ज़्यादा हो रही थी। हल्की हल्की नींद मुझे आने लगी। मैं ऊँघने लगी। अचानक सचेत हुई जब लगा गाड़ी रुकी है कहीं। कोई साया मुझे दबोच रहा है। कैब का ड्राइवर था जो पिछली सीट पर मौजूद था। गाड़ी किसी गहरे नाले के पास रुकी हुई थी, ऐसा उसकी बात से पता चला। मुझे कुछ दिखाई देना बंद हो चला था। मैं जब कंकड़ धूल से भरी गली के मोड़ पर लुढ़का दी गई, जब वे जोर से चुभे मेरी चीखें निकली, तब मुझे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। नवंबर की ठंडी रात की सर्द हवाओं ने मुझे होश दिलाया कि मैं जिंदा हूँ। कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और जाती हुई कार के नंबर प्लेट की फोटो खींच ली। तभी फोन की घंटी बजी।
इतनी रात शायद आशीष होगा, चिंतित होगा कि घर ठीक ठाक पहुंची या नहीं। वह अनजाना नंबर था। उधर से धमकी सुनाई देती रही और फोन कट गया। सुबह तक ड्राइवर पकड़ा जा चुका था। आशीष को शिकायत है कि मैंने रेप की बात पहले पुलिस को क्यों बताई। यही शिकायत मेरे पेरेंट्स की भी थी। सबका कहना है कि पहले उन्हें बताना चाहिए था और फिर सब मिलकर सोचते कि क्या करना है। हो सकता है बात को दबा देते, किसी को क्या पता चलता, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं जानती थी घर वालों को बताने का हश्र क्या होगा। हम अपने पेरेंट्स को जानते हैं। उनकी नज़र में मेरी इज्जत चली गई, उनकी भी गई। मेरी नज़र में इज्जत विज्जत माय फुट, मेरा आत्मसम्मान गया कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई। लेकिन क्या? रेचल ने चुप देखकर टूका। उसकी आत्मा करा रही थी। उसके जीवन का पहला मामला था। रेप जैसी जघन्य वारदात से गुजर चुकी कोई लड़की सामने खड़ी अपनी बात बता रही थी। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज रेप ट्वाइस। मेरी देह का नहीं, मेरी आत्मा का हुआ। एक बार नहीं, दो बार। वंस बाय द रेपिस्ट एंड देन बाय आशीष हिमसेल्फ। देह के जख्म भर गए, आत्मा के जख्म जिंदगी भर नहीं भरते मैडम। ओह, रेचल अवाक होकर सुनती रही। कितने तूफान सीने में छिपाए हुए हैं। शाल्वी का बोलना जारी था। जब उसने कहा कि ये बात तुम्हें पुलिस को नहीं बतानी चाहिए थी और मुझे भी नहीं, किसी से भी नहीं। किसी को क्या पता चलता तुम कौन सी वर्जिन हो यार, किसको शक पड़ता। छी, इतनी गंदी बात कैसे कर सकता है। आशीष ने यह भी कहा कि तुमने रेप का आनंद लिया बिकॉज आई वॉज ड्रंक। तुम डरी क्यों? क्या करता? जरा सा जख्म वख्म बनता, तुम जूझती? तुमने हो जाने दिया। यकीन नहीं आ रहा कि कोई लड़की रेप कैसे हो जाने देगी। निर्भया का केस देखो, क्या हालत हो गई थी उसकी। मरते मर गई, रेप नहीं होने दिया। आशीष, मैं चिल्लाई, तुम चाहते थे मैं मर जाती, वो मुझे मार देता। आज तुमसे बात नहीं कर पाती मैं। ओके ओके, पुलिस को कॉल क्यों? बहुत बहादुर बनना चाहती थी। वाई? तुम्हें जरा भी हमारी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं थी? आपको शर्म आ रही है कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ, आपकी इज्जत चली गई, आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं सब समझ रही हूँ। मैं हमेशा के लिए आप लोगों को आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप पापा के साथ कोरिया चले जाइए। शाल्वी हाथ जोड़े अपनी माँ से गुहार कर रही थी। रेचल ने स्थिति की नज़ाकत को समझते हुए सबसे विदा मांगी। इतनी राहत काफ़ी थी कि शाल्वी खुलकर बात कर पा रही थी और उसके अंदर का मवाद काफ़ी हद तक बह निकला था। रेचल ने वायदा किया कि वह कल फिर आएगी। रेचल मुस्कुराते हुए बाहर निकली ही थी कि शाल्वी की माँ उसके पास आई। लगा कुछ कहना चाहती हैं। सुनिए, आप शाल्वी को बाहर घुमा लाइए, बस ध्यान रहे गली में ये पहन कर जाए, भले ही यह बुर्का बाहर उतार दे। सोफे पर बुर्का रखा था। उनका इशारा बुर्के की तरफ था। रेचल को बहुत हैरानी, गुस्सा और तरस आया। अच्छा हुआ उसका परिवार सालों पहले अमेरिका में बस गया। भारतीय समाज और माँ बाप अभी तक नहीं बदले। अंकल, एक बात कहूँ, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। आमतौर पर लड़कियां उतनी बहादुरी दिखाती नहीं। कितने केसेस दबा दिए गए, केस रजिस्टर ही नहीं होते। कहीं तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। लड़कियां जब तक साहस करके सामने नहीं आएंगी, अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे। शाल्वी के पापा के पास उनके कंधे पर हाथ रख कर उसने पूछा, क्या मैं आप लोगों के पास थोड़ी देर और रुक सकती हूँ? रेचल वहीं रुक गई। उसने फ़ोन पर किसी से बात की, उससे वापस जाने की बात की और वहीं सोफे में धंस गई। आंटी, आप हमें चाय पिलाइए, कड़क, तबीयत हरी कर देने वाली। वह माहौल की मनुष्यत को दूर करना चाहती थी। उसे लगा चाय नहीं मिली तो वह भी यहाँ की उदासी का हिस्सा बन जाएगी। फिर इस केस का क्या होगा? उसे कड़क चाय का बेसब्री से इंतजार था। अगले दिन वह बदले हुए माहौल की उम्मीद लेकर उस घर में घुसी थी। उस दिन वह ठान कर आई थी कि मिशन कंप्लीट कर लेगी, आशीष और शाल्वी को मिला देगी। उसे गली में जाते हुए आशीष पर बेहद गुस्सा आ रहा था। दफ्तर का सबसे शांत लड़का कितना दर्द समेटे बैठा है।
जरा सी सहानुभूति पाते ही भरभरा कर गिर पड़ा। रेचल को यकीन नहीं हुआ कि शांत सा दिखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए छोड़ आया कि उसका रेप हो गया। वह वर्जिन नहीं रही, वह मैली हो गई, या इसलिए कि उसने रेप के वक्त संघर्ष नहीं किया, उसने रेप का आनंद लिया, बाद में गिल्ट हुआ तो पुलिस कंप्लेन की, उसे मुसीबत में छोड़कर अमेरिका भाग गया। कायर कहीं का। पहला शब्द यही निकला था उसके मुंह से। एक बार की मन हुआ कि मदद से इनकार कर दे, लेकिन भारत जाना ऑफिशियली तय हो चुका था। मना करते नहीं बना। फिर रह रहकर उस अनजान लड़की शाल्वी की चिंता उसे सताने। आशीष गिड़गिड़ा रहा था, पछता रहा था, सीधे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने को तैयार था। किसी तरह अपना प्रेम वापस पाना चाहता था। उसे अमेरिका बुलाकर शादी करना चाहता था और कभी लौटना नहीं चाहता था भारत, उस शहर, उस गली जहाँ हादसों की स्मृतियाँ हों। रेचल ने मदद के लिए हाँ कर दी। उसने लंबा सा खत लिखा, दिन भर कंप्यूटर पर लेटर टाइप करता रहा। उस खत को रेचल ने नहीं पढ़ा। वह चौंक गई जब शाल्वी ने वैसे ही बंद लिफाफा उसे वापस कर दिया। शाल्वी फ्रेश लग रही थी, कमरा साफ लग रहा था, काम वाली बाई उसे घूर रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी पर्चियां समेटने में लगी। शाल्वी की आवाज़ बदली हुई थी। जब मुझे बहुत ज़रूरत थी उसकी, कहाँ था वो? न मेरी नींदों में, न मेरे सपनों में, न मेरे रोदन में। अब क्या फ़ायदा? ही इज़ ऑल्सो अ रेपिस्ट। उसने शादी करने अमेरिका मुझे क्यों बुलाया? मैं क्यों जाऊं? जब उसमें इतना साहस नहीं कि इस गली से, इस घर से, इस शहर से मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने से मुझे ले जाए, तो मैं क्यों उसके इस गर्व की भागी बनूं कि उसने एक रेप विक्टिम से शादी की है, पतिता का उद्धार किया। आई एम सॉरी रेचल, आई अप्रिशिएट यू। आपने जो किया वो कोई अजनबी लड़की के लिए नहीं करेगा। यू डिड। अब मुझे करना है जो करना है। मैं तब नहीं मरी तो अब क्या मरूंगी। शायद मुझे कुछ वंडर करना है इस दुनिया में। मैं वापस नौकरी ज्वाइन करूंगी। बस इस गली मोहल्ले में नहीं रहना चाहती। छोड़ जाएंगे ये घर, मैं कोरिया भी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और लड़ूंगी। मुझे कोई भय नहीं। मुझे ऐसी जगह नहीं रहना जहाँ बुर्का पहनकर बाहर निकलना पड़े या दुनिया से मुंह छुपाना पड़े। सवालिया आंखें मुझे घूरें या किसी की आंखों से सहानुभूति की बूंदें टपके। थोड़ी देर चुप रही। उसके होठों से लगा कि कुछ और भी कहना चाह रही है। मैं गुड़गांव शिफ्ट हो रही हूँ। मैं अकेली रहना चाहती हूँ कुछ दिन। उसने निर्णायक ढंग से अपना फैसला सबको सुना दिया। माँ चीखी जोर से, क्या हो गया है तुझे? हम 3 महीने से सब झेल रहे हैं। हमें फ्री करो, आशीष से शादी कर लो। शाल्वी। रेचल दुखी हो गई, उसकी आंखें भर आई। आशीष का कातर चेहरा दिखाई देने लगा। झिलमिलाते आंसुओं के बीच कैसे यकीन दिलाए उसे कि अब भी वह उससे प्रेम करता है। किस तरह पश्चाताप में मरा जा रहा है। कितना रोया। वह डर गया था समाज से, परिवार से। उस वक्त हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब वापस लौटना चाहता है, अपना प्रेम वापस पाना चाहता है। शाल्वी, किसी को बदलने का समय तो देना चाहिए। उसने गलती मान ली, सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। जानती हूँ बड़ा सदमा था, आशीष ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन माफ़ी तो बनती है। अब आशीष को क्या मुंह दिखाएगी? वादा करके आई थी कि उसका प्रेम वापस दिला देगी। वह फ़ोन पर दोनों की बात भी करवाना चाहती थी, स्काइप चैट करवाने वाली थी। रेचल को लगा उसके हाथ से पुण्य छिन गया। मिशन फेल। चंद्रयान अपनी कक्षा से भटक गया है। उसका संपर्क धरती से टूट गया है। वह अकेली आकाश गंगाओं के बीच चक्कर काट रही है। दूर एक ग्रह धीरे धीरे लोप हो रहा है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।